पूरे राजस्थान में रेट 2021 को टॉप करने वाले साथी हमारे अजय वैष्णव जी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि रेट की तैयारी को कैसे मजबूत बनाया जाए, किस प्रकार से शुरुआत की जाए। वो चाहे न्यू स्टूडेंट्स हों, चाहे यहाँ पर आपके मतलब आगे कुछ पिछले रेट थी उसमें अगर आपका कुछ बॉर्डर केस रहा हुआ या फिर आपके कुछ और जहाँ पर आपका रेट संबंधी और काफ़ी अनुभव है, तो उस संबंधी जितने भी जो बातें हैं उसमें जो अजय वैष्णव जी के जो आपके साथ अनुभव शेयर होंगे वो निश्चिंत ही आपके लिए बहुत ही अच्छे मील के पत्थर साबित होंगे। और आप जो कुछ जो पिछले जो एग्जाम्स में जो आपकी कुछ गलतियाँ रही हों या फिर तैयारियों में कुछ आपके जो छोटे छोटे मिस्टेक्स रही हो तो उसको आप अच्छे से दूर कर पाएंगे, उसको सॉल्व आउट हो पाएगा। और इनकी जो बातें हैं, इनकी तैयारी स्ट्रेटेजी, बुक्स रिलेटेड है, इसके स्टडी टाइम है, इनके टाइम टेबल है, उस रिलेटेड जितनी भी सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो ज़मीनी स्तर की जितनी भी बातें हैं रीट तैयारी संबंधी, वो सारी बातें हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्वागत है अजय जी आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। और मेरा नाम अजय वैष्णव है और मैं प्रॉपर राजसमंद जिले से हूँ और प्रॉपर मैं आमेर से हूँ। अभी मैं कांकरोली में ही रह रहा हूँ और मैंने 2017 में मैंने एसटीसी पूरी की है और तभी से मैं मतलब रीट के लिए तैयारी कर रहा था। 2018 में मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा नहीं हो पाया था। और उसके बाद अभी मैंने 2021 वाला एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 148 नंबर आए और उससे काफ़ी खुशी हुई है कि मतलब जिस चीज़ को लेकर अपन तैयारी कर रहे थे अगर वो रिज़ल्ट अपने को मिलता है तो कहीं ना कहीं खुशी होती है। और मतलब जो फर्स्ट रैंक के साथ हुआ है तो उससे मतलब समाज और परिवार में और सभी मिलने वालों को भी बहुत खुशी हुई है कि मतलब हमारे बीच का हमारे साधारण मतलब हमारे साथ रहने वाले ने मतलब 148 नंबर प्राप्त किए। बिल्कुल, तो आपको हमारी तरफ से भी सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपने अच्छी सफलता अचीव की। और सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, जैसे जो भी स्टूडेंट्स होता है, कोई भी मतलब अगर कोई एग्जाम्स देते हैं हम, तो हमारा जो एकेडमिक बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो वो उनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो उनकी स्टार्टिंग होती है, कोई भी एग्जाम्स अगर आप टॉप कर रहे हो तो उसकी तैयारी केवल एक दिन की तैयारी या फिर 6 महीने की तैयारी नहीं होती। जो स्टूडेंट्स अगर 10th पास कर रहा है वो भी किसी न किसी एग्जाम्स के लिए उसकी नींव मजबूत हो रही है। तो अगर हम आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहें तो कैसा रहा, किस किस स्कूल्स में पढ़े, मतलब आपका जो अभी तक का एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा आप जो शेयर करना चाहें। जी सर, मतलब मैंने प्रॉपर आमेर से ज़्यादातर पढ़ाई की है और 10th तक मैंने विद्या निकेतन आमेर से पढ़ाई की है और 11th मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल आमेर से ही पढ़ाई की है। बिल्कुल। 12th में फिर मैंने गायत्री स्कूल धोइंदा से मतलब 12th पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने बीएससी के लिए एसएमबी कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैंने एसटीसी प्री रीट वाला एग्ज़ाम दिया था तो मेरा डाइट नाथद्वारा में मेरा हो गया था। तो 2015 से 17 2 साल मैंने वहाँ डाइट में से एसटीसी किया। उसके बाद 18 और 19 में मैंने वापस कंटिन्यू सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एसएमबी कॉलेज नाथद्वारा से किया है। और उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली मतलब बीएड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अभी श्री द्वारकाधीश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कांकरोली से ही मैंने बीएड भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बीच में मैंने एक दो एग्ज़ाम वगैरह मैंने दिए थे। बात करें 10th-12th की, अगर आप परसेंटेज की बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में एक हवा रहता है कि जो टॉपर होता है वो शुरू से टॉपर होता है, तो आपके परसेंटेज का क्या रहा, मतलब आप क्लास में शुरू से टॉपर रहे हैं या फिर आप अभी कुछ आपका एकदम से सुधार हुआ, क्या रही मतलब कक्षा में पोजीशन की अगर हम बात करें लगभग, तो आप तो पोजीशन में तो यूँ है कि मतलब 1 to 10 के बीच में मेरे कहीं ना कहीं पोजीशन बन जाती थी हमेशा। और मेरे 10th में मेरे 75 थे, 12th में 73 थे और मतलब एसटीसी के टाइम 78% थे मेरे और बीएससी में मेरे 70% बने ओवरऑल। बिल्कुल, तो देखिए एकेडमिक में एक एवरेज है, क्योंकि अगर हम आज देखते हैं 10th-12th में यहाँ पर 80% 90% की बातें हो रही है, लेकिन एक जो 70-80% के जो इनका रहा है बैकग्राउंड उसके स्तर पर भी, लेकिन इन्होंने जो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई उसी से इनको इतनी सफलता मिली। और आप रेट में केवल 148 मार्क्स लेकर ये मतलब सफलता का झंडा इन्होंने गाड़ा है और पूरे राजस्थान को टॉप किया। तो एकेडमिक बैकग्राउंड तो हमें काफ़ी इसका हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए भी ये काफ़ी मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में किसी प्रकार की पूर्व धारणा नहीं रखनी है, किस प्रकार से हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी के लेकर हमें चलना है। तो अगर हम आपके बात करें, जैसे आप टॉपर बने तो आपका स्वयं की तो खैर मेहनत है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हम जैसे बात करें आपके परिवार की इसमें भूमिका, और अगर कोचिंग्स की अगर हम बात करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं हमें कोचिंग करें नहीं करें, तो उस संबंध में जो आपके परिवार कोचिंग की भूमिका के बारे में कुछ आप शेयर करना चाहें बताइए। हाँ, मतलब मैंने जैसे एसटीसी कंप्लीट हुई थी, मतलब रनिंग में मेरे को मालूम मतलब था कि फाइनली रीट तो देना ही है, क्योंकि हम एसटीसी करने वालों के लिए लेवल 1 का एग्जाम ही सबसे मेन होता है। बिल्कुल। तभी से मतलब मैंने तैयारी सेकेंड ईयर रनिंग में ही मैंने तैयारी शुरू की थी और फैमिली से सपोर्ट मेरे दादी दादाजी और मम्मी का और सभी का सपोर्ट रहा है। राइट। और 2016 में मैंने ट्रेन मतलब एसटीसी के टाइम में मेरे पापा की दुर्घटना में डेथ हो गई थी। तभी से मतलब दादाजी का और दादी का पूरा सपोर्ट रहा है कि मतलब जो भी पढ़ना हो, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो वो
काफ़ी हेल्पफुल रहा। और उसके बाद मैंने 2018 वाला एग्ज़ाम दिया था, वो मतलब कुछ टाइमिंग की वजह से और पेपर अटेंड सही नहीं होने से मैं रह गया था। तभी से मतलब वापस मैंने सोचा कि मतलब जिस 4-5 महीने तो मेरे को लगा था कि मतलब इससे कैसे बाहर आया जाए। उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ चिंतामणि उदयपुर से कोचिंग की, नागर सर के द्वारा संचालित है। और तभी से मतलब मैं वापस 2 साल सितंबर 2019 से वापस मैंने रीट की तैयारी शुरू कर दी थी कि कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होने वाला ही है, कि मतलब सुनने में भी आ रहा था कि जल्दी एग्ज़ाम होगा। तो तभी से मैंने स्टार्ट मतलब एक बार शुरू की थी तैयारी, तो फिर मैंने उसको बीच में ब्रेक नहीं किया कि मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक वो तैयारी करनी चाहिए। और कोचिंग के लिए तो यही एक बोलना चाहूँगा कि मतलब अगर किसी को लगता है किसी सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कैसे ना कैसे उसको सोल्व करना है। आप कोचिंग करो, सेल्फ स्टडी करो, या आपके कोई टीचर्स भैया वगैरह कुछ भी हो, कहीं ना कहीं से आपको सीखना तो पड़ेगा। तो बिल्कुल इनके पापा जी का देवस्थान होने के बाद भी जो उस बड़े सदमे से निकले, उसके बाद पिछले रीड में उन्हें असफलता हार लगी, उसके बाद इन्होंने फिर वापस अपने आप को संभाला। उसके बाद कोचिंग्स की इन्होंने जो उनका बात की, जो मतलब एक सारांश हम बात करें, आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम लग रही है तो आप सेल्फ स्टडी में आप कितने भी माथा-पच्ची करेंगे, आपके लिए फिर प्रॉब्लम ही है, उसको आपको सॉल्व आउट करना ही होगा, क्योंकि वो आपका यहाँ पर आप मनोविज्ञान में एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर एडजस्टमेंट एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आप इतना नहीं करना होगा। आपको जो सिलेबस में आपकी जो बातें हैं उसको आपको जो आपकी कमजोरी है उसको दूर करना होगा। अब जैसे कमजोरी मजबूती की बात करूँ तो मैं जैसे आपके रेट की जो आपने तैयारी शुरू की होगी, तो उस समय आपको ऐसा क्या लगता था कि मुझे जो ये रेट का सिलेबस है उसमें मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, मेरा वीक पॉइंट ये है, और जो आपका जो वीक पॉइंट था उसको आपने कैसे मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया? क्योंकि आपका तो वीक पॉइंट कोई रहा ही नहीं, 148 मतलब आप तो काफ़ी आपने हर चीज़ को मतलब आपके लिए जो कुछ कमजोरियाँ भी होगी उसको भी आपने उठाया है, तो वो कुछ आप जो स्टूडेंट्स ताकि उसको और अपने पर लागू कर सके, कुछ बातों को समझ सके। तो सर है ना, प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट में मैं मतलब मेरा मतलब मैथ्स रहा हुआ है, तो मुझे लेवल 1 की मैथ्स करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब वैसे फेस नहीं हो रही थी। मैथ्स हो गई, हिंदी हो गई, इनमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। तो मुझे 2018 का एग्ज़ाम देने के बाद मैं घर पे आया, तो फिर वापस जैसे तैयारी शुरू की, तो मैंने घर पे 1-2 दिन पुराने पेपर उठाए, तो सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड में हुई कि मतलब साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड में इतना बेस कंप्लीट नहीं था, उसकी वजह से छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो रहे थे। और उसके बाद मेरे को इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मेरा सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो और इंग्लिश से मतलब हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ी इंग्लिश में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो उसके बाद मैंने कोचिंग की, और वापस जैसे जैसे मेरे को जो टॉपिक मेरे मतलब मुझे नहीं आ रहे थे, पहले मैंने उनको डिसाइड किया कि मुझे कैसे भी करके उनको कंप्लीट करना है। जैसे इंग्लिश में इन्फ्लुएंसेस हो गए, इडियम्स फ्रेजेस हो गए, ये टॉपिक ऐसे थे कि मतलब कहीं भी पढ़ते हैं लेकिन उनका वो जो कंटेंट मिलता है वो अपने को सही नहीं मिल रहा था। तो कोई भी गाइड हो गई, कोई भी मतलब किसी सर से नोट्स लिए, उनको बैठ के मतलब एक एक टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया। और यहाँ कोचिंग करी थी, उसके बाद मैंने मतलब मेरी साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड का बेस कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद मैंने पुराने एग्जाम पेपर्स को देखकर जो टॉपिक में अपने को कहीं ना कहीं पुराने एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि यार ये टॉपिक में अपने क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस हिसाब से मतलब वो टॉपिक को मतलब वही का वही क्लियर करते करते मतलब एक एक टॉपिक को क्लियर करते करते पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आपके भी कुछ आपको लग रहा है सिलेबस में मेरे लिए कुछ कमजोरियाँ हैं, मैं यहाँ पर मजबूत हूँ, तो आपको हर किसी में मजबूत बन के उभरना है, किसी को भी आप लेट को नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ें हमें लेकर चलना होता है। और रेट की अगर हम सिलेबस की बात करें, इतना कोई लार्जेस्ट सिलेबस नहीं है कि आप इसमें ये चीज़ बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपका कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ 1-2 पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को हमें समेकित रूप से मतलब एक साथ लेकर हमें चलना होता है, तभी हमारी जो तैयारी है वो एक बेस्ट लेवल तक जा पाती है और एक सिलेक्शन लेवल तक हमारे मार्क्स हैं वो बन पाते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है आपने शेयर की, जाके अपने वीक पॉइंट को, आपकी मजबूती की जो जर्नी थी। अब हम जैसे हम विषय अनुसार अगर जैसे तैयारी की बात करें, अगर आप रेट लेवल 1 से हैं, आपके 5 पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम जो मतलब स्टूडेंट्स का अमूमन जो स्टूडेंट्स के मैंने भी टेलीग्राम चैनल पर या फिर जो यूट्यूब पर क्वेश्चंस पूछे थे, बेस्ट बुक के क्वेश्चंस, और उसके बाद विषय अनुसार हम ऐसा क्या पढ़े कि हमारा मतलब कुछ अच्छा हो सके, कि आपने क्या पढ़ा वो स्टूडेंट्स मतलब जानना चाहेंगे कि आपका मतलब विषय अनुसार क्या क्या तैयारियाँ रही। जैसे हम अगर शुरुआत करें बाल विकास मनोविज्ञान से, आप बताएं अपने क्या स्ट्रेटेजी रही उसके प्रति आपकी। सीडीपी पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है मतलब रीट के एग्जाम के लिए, क्योंकि सीडीपी पोर्शन में से मतलब हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ा हुआ रहता है, और टीचिंग मेथड। तो सबसे पहले सीडीपी पोर्शन वाला की बात करें तो
पहले सबसे पहले मैंने यहाँ कोचिंग करी थी, जो वो नोट्स थे उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया। आपके पास कोई भी कंटेंट या कोई भी मतलब मैटर या मटेरियल हो, तो एक बार जब तक आपको वो चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं है, आप दूसरी चीज़ मार्केट से मत लेके आओ। एक बार पहले उसको कंप्लीट करो, और जितना हो सके उसके बाद मैंने एनसीईआरटी के जो पीछे जो शब्दावलियाँ होती है, जो साइकोलॉजी के रिलेटेड जो शब्द होते हैं, उन पर थोड़ी पकड़ करनी चाहिए कि एग्जाम में अगर अपने को शब्द नहीं आ रहा है तो आगे कहीं ना कहीं वो अपने ट्रबल करेगा। उसके बाद अपन जैसे डीएलएड कोर्स में 2 साल की जो बुक्स चलती है, उस बुक्स को अगर आप 1 या 2 बार उसको आराम से पढ़ सकते हो, तो उसमें क्या बेसिक चीज़ें दे रखी है, कंपटीशन के हिसाब से उतनी हाई भी नहीं दे रखी, लेकिन बेसिक चीज़ें अगर आपके पास कंप्लीट है तो आप कोई भी मटेरियल या कुछ भी पढ़ोगे तो वो आपको ना इजी वे में समझ में आ जाएगा। और मतलब हर पर्टिकुलर जो मनोवैज्ञानिक उनकी एक थीम बन जाएगी, मतलब इसने किस क्षेत्र पर काम किया और कितना काम किया, और पुराने एग्जाम के पेपर आप देखो, उससे फायदा होता है। बिल्कुल। तो बाल विकास मनोविज्ञान सीडीपी की जो वहाँ बात है, जो अब की बार हालांकि थोड़ा पेपर इजी रहा था, लेकिन जो पिछले पेपर्स भी देखते हो तो उसमें आपको काफ़ी अनुमान रहेगा। और उन्होंने जो बात की कि आपके डीएलएड कोर्स की जो बुक्स हैं, आपने कभी देखा होगा बीएसटीसी कॉलेज में जो आपने पढ़ाई की, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका मतलब शिक्षण विद्या। और अगर आप बाल विकास मनोविज्ञान की बात करते हैं तो हमने भी एक समय में देखे लगे, तो यहाँ पर इसकी महत्वता तो हर समय है। मतलब आप चाहे वो सेकंड ग्रेड भी देंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड भी देंगे, आपने जो अपने टीचर ट्रेनिंग का जो कोर्स किया है उसकी शिक्षण विद्या है, वहाँ पर जो आपकी पेडागोजी है, यहाँ पर आपके जो मनोविज्ञान के जो पोर्शंस हैं, उसको आपने जितना बेहतरीन से तैयार किया, उतने आप एग्जाम्स में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को पार करके मतलब काफ़ी एग्जामिनर जिस क्वेश्चंस को अगर घुमाता भी है तो भी आप मतलब इसको इनपुट आउटपुट करके भी कुछ भी बैठा के आप उस एसेंस के एक्यूरेसी तक आप पहुंच पाएंगे। तो बाल विकास मनोविज्ञान में ये काफ़ी मतलब आपका काफ़ी अच्छा था। उसके बाद जैसे भाषा में बात करते हैं अपन, जैसे हिंदी या फिर जो आपका लेवल लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश था, तो हिंदी इंग्लिश में आपकी क्या मतलब स्ट्रेटेजी रही था कि जो भी? हाँ, लैंग्वेज फर्स्ट मेरे हिंदी था, तो हिंदी के लिए मैंने मतलब मेरे पास नोट्स थे। अभी लॉकडाउन में मेरे को टाइम मिल गया था, तो फिर मैंने अपने सेल्फ नोट्स बना लिए, जो बुक्स वगैरह मेरे पास थी, तो ना रिवीजन के टाइम में वो थोड़ा इजी रहता है। मतलब सेल्फ लिखे हुए नोट्स होते हैं तो थोड़ा अच्छा रिवीजन में अच्छा रहता है। और उसके बाद मैंने मतलब जो भी संधि समास उपसर्ग प्रत्यय हो गए, उनके अधिक से अधिक एग्जाम्पल और विलोम शब्द पर्यायवाची, मतलब जो एग्जाम में रिलेटेड, एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं, सबसे पहले मैंने उनको याद करना शुरू किया। क्योंकि ये मैटर इतना बड़ा है कि अपन कितना भी पढ़ेंगे कम लगता है, इसलिए क्या ना, जो शब्द एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, पुराने पेपर्स एलडीसी वगैरह के पेपर में उठा के देखो, तो वो कंप्लीट करने में थोड़ा अच्छा रहा। और हिंदी में भी वही है कि टीचिंग मेथड का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, 15 नंबर सीधे टीचिंग मेथड के आते हैं, तो टीचिंग मेथड वाला पोर्शन कंप्लीट किया। और इंग्लिश के लिए लैंग्वेज 2 के लिए प्रॉब्लम ये आती है कि टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ नहीं मिलती, वो मिलती है उसमें लेवल 1 इंग्लिश के हिसाब से बने हुए टेंस वगैरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो सिलेबस से कोई रिलेटेड नहीं होता। तो इसलिए क्या, जो अपने पास सिलेबस है पर्टिकुलर, उसको लेकर ही अपन एक टॉपिक वाइज चले। जैसे ग्रामर के 3 टॉपिक है, तो ग्रामर के 3 टॉपिक पहले कंप्लीट किए। उसके बाद इन्फ्रेंसेस वगैरह है, जो फेलेसी वगैरह आती है, उनको कंप्लीट किया। फिर इडियम फ्रेज जो याद करने की चीज़ है, उनको रेगुलर 5-10 जैसे भी याद होते हैं वैसे याद किया। और उसमें भी टीचिंग मेथड का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जो डीएलएड की 2 साल जो इंग्लिश की जो बुक चलती है, उसको उसमें से देख सकते हैं। उसके अलावा जो अपने इंग्लिश की एक टीचिंग मेथड की बुक आती है ऑथेंटिक, उस वाली बुक में से नोट्स बनाए थोड़ा, और उस हिसाब से दोनों लैंग्वेज की तैयारी की। अच्छा, मतलब एक आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है उसका भी आपका रहा होगा एक? हाँ, 9 to 12 जो चलती है, उसमें भी है ना, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वही दे रखी है, उसमें फालतू मतलब ज़्यादा पर्यायवाची भी नहीं दे रखे, 2 या 3 पेज के दे रखे विलोम शब्द वगैरह। तो उसी में मतलब मैंने एड ऑन करते गया कि मतलब कोई चीज़ नया आया विलोम शब्द, तो वहाँ उसमें खाली जगह बहुत है तो वहीं ऐड कर दिया, कि मतलब बार बार किसी एक किताब को पढ़ने में ज़्यादा सही रहता। बिल्कुल। तो यहाँ पर इनका जो मतलब एक सारांश की हम बात करें, जैसे कि मतलब एक किताब को आप 10 बार पढ़ेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, अलग अलग किताबों को आप 10 किताबें अलग अलग पढ़ेंगे उससे, तो आपको मतलब उसका रिवीजन करते रहना। वो सारी इन्होंने बातें की। 9-10 जो आपकी मतलब 9 से 12 जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी की बुक्स है, उसकी उपयोगिता मतलब हमेशा सिद्ध हुई है। चाहे जितने भी टीईटी के एग्जाम्स देख लीजिएगा आप पिछले, उसमें काफ़ी शॉर्ट कंटेंट दिया हुआ है, और वो मतलब एग्जाम सूटेबल है, और उसमें आप अपने हिसाब से और एड ऑन कर सकते हैं। तो उस प्रकार से आपकी जो शिक्षण विद्या और लैंग्वेज में आपका पार्ट अच्छा काफ़ी मतलब मजबूती से रहा आपने, और उसको आपने इम्प्रूव किया। तो आपके जो मतलब 148 है, जो 2 मार्क्स का जो लॉसेज रहा, वो आपके लैंग्वेज पोर्शन में, किसमें? इंग्लिश में रहता है। 2 नंबर उसमें आपके मिस हुए। तो वो क्वेश्चंस कौन से रहे जो मतलब आपको जो क्वेश्चन, तो एक तो सीएलटी वाला क्वेश्चन था। अच्छा, सीएलटी जो दोनों टीचिंग मेथड के क्वेश्चन थे। अच्छा, तो थोड़े से वहाँ कुछ मिस हुआ, नहीं तो 100% हो सकता था। बिल्कुल ही सही, अच्छी बात है। चलो, तो यहाँ पर इनकी मतलब इन्होंने जो 148 का जो सफ़र रहा, उसमें ये 2 क्वेश्चन जो इंग्लिश के थे वो ही काफ़ी उनके लिए थोड़ा रहा। बाकी उन्होंने 148 का स्कोर, हिंदी वगैरह सारे 100% एक्यूरेट इन्होंने कंप्लीट अपने आप को सिद्ध किया। अगर हम अब आगे जैसे बात करें तो ईवीएस की जैसे
जैसे मैथ्स की है ईवीएस है, उसकी वजह से बात करें, मैथ्स की पहले बात कर लेते हैं अपन। जैसे मैथ्स में भी काफ़ी स्टूडेंट्स यूँ सोचता है कि मुझे तो मेरे मैथ्स कमज़ोर है, तो चलो मैथ्स को तो हम लेट को करते हैं, शिक्षण विधियाँ हम मैथ्स की पढ़ लेते हैं, तो ये विधि तो कहीं से भी सही नहीं होगी किसी की भी नज़र से। तो मैथ्स में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही कि आपने मतलब इतना 100% एक्यूरेसी आप ले पाए उसमें? तो मैथ्स में है ना, हाँ टीचिंग मेथड मैथ्स में 8 या 9 क्वेश्चन नहीं आते टीचिंग हाँ हाँ जी, हाँ जी। लैंग्वेज की तरह मतलब 15-15 क्वेश्चन का नहीं रहता है नहीं उसमें। रहता। तो मैथ्स तो आपको आनी जरूरी है एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो मैथ्स के लिए तो वही बेसिक से शुरू करो। मैंने माथुरिया वाली पहले रीट वाली बुक पढ़ी, पूरी कंप्लीट की 2 बार। उसके बाद माथुरिया की जो बड़ी बुक आती है जो एसएससी बैंक पीओ, जो पुराने एग्जाम के क्वेश्चन उसमें बहुत सारे दे रखे हैं, जो टॉपिक अपने रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी को वापस कंटिन्यू किया। और वही है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में। और ईवीएस के लिए 3री से 5वीं मैंने ईवीएस वाली जो बुक चलती है उसको कंप्लीट किया। उसके बाद 6 से 10 तक की जो भी एसएस और साइंस में जो रीड के टॉपिक है उन टॉपिक वाइज मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए। 100 से 120 पेज में वो नोट्स हो गए। उसके बाद पर्टिकुलर अपने ईवीएस सब्जेक्ट है उस हिसाब से पर्टिकुलर ईवीएस के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह होते हैं, जैव विविधता वाला हो गया, जो अपने ऊर्जा वाला क्रम हो गया, तो उनके रिलेटेड मैंने 5 से 6 पेज के वो नोट्स भी बनाए। तो उससे बहुत काफ़ी फायदा हुआ। मतलब आपके जो ईवीएस में जो आपकी सफलता है, मतलब यहाँ पर आपने जो 3री से 5वीं तक की जो बुक्स है, मतलब जो 8वीं तक की मान लीजिए, तो उनके भी काफ़ी मतलब आपके स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपने अभी का जो पेपर देखा वो काफ़ी सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं। आप जब 5वीं की बुक्स में अगर कुछ आप देखेंगे तो आपको वहाँ कॉमन सी बात लगेगी, लेकिन वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में वहाँ पर सीधा आता है तो वहाँ पर आप कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो मतलब अगर बेसिक्स की अगर हम बात करते हैं तैयारी की, तो हमें जैसे 8वीं तक की जो बुक्स हैं उनको जरूर हमें देख लाना चाहिए एक बार, ये बात है। और अगर आप चाहे तो जैसे इन्होंने कहा मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए, तो आप जो भी बुक्स है, अगर आप 5वीं की बुक्स देखेंगे तो आप इतनी सी बुक है, कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको उसमें लग रहा है मुझे ये चीज़ नहीं आ रही, हाँ मुझे ये नोट डाउन होना चाहिए, तो आपके जहाँ नोट डाउन आप करके उसको समराइज कर सकते हैं, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ आपके याद हो जाएगी कहीं ना कहीं। और जो एग्जामिनर का जो मतलब आपका जो उनका जो स्तर होता है, उनका जो लेवल, उन्हें भी पता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो होगा वो कहाँ पर गलती करेगा, क्योंकि जो बेसिक हम क्या ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी कि यहाँ पर ये चीज़ तो मैं 100% कर जाऊँगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है। तो हमें स्कूलिंग एजुकेशन की जो किताबें हैं उनको देखना। हम पिछली अगर रीट की भी बात करें तो सीधे ऑप्शन टू ऑप्शन भी क्वेश्चंस वहीं में आए थे। तो मतलब हमें स्कूल एजुकेशन की जो किताबें हैं उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें सार रूपेण, तो इनकी सफलता में राज भी उन्हीं किताबों का है और उन्हीं से उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। अगला क्वेश्चन ईवीएस के लिए और एक ही चीज है, जैसे ना आप 5वीं की बुक में कोई भी एक शब्द देखते हो, जैसे स्वच्छता अभियान का सिर्फ जिक्र कर रखा है, तो आपको ना वहां तक ही नहीं रुकना है, उसके आगे वो किस तारीख को दिया, किस उसका जो उद्देश्य क्या है वहां तक जाना है। 10th वाली बुक में सिर्फ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का नाम दे रखा है, तो अपने को ये एग्जाम के पर्पज से ये देखना पड़ेगा कि मतलब कहाँ लागू की और कब लागू किया। तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आसपास को आपको थोड़ा डीप भी पढ़ना पड़ेगा। और जो 10th तक की बुक है उसको अपन आरबीएससी कंप्लीट करते हैं तो ईवीएस वाला पोर्शन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल। तो आरबीएससी की बुक्स की जो वैल्यूएशन है, चाहे वो मैथ्स के लिए भी देख लीजिए या फिर जो भी है, आपको सिलेबस तो आपको दीवार पे चिपकाना है सामने। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी लीजिए और उसमें आपको जो बेस की अगर हम बात करें तो आरबीएससी बुक्स हैं, उसके बाद आप अपनी गाइड से बढ़ सकते हैं। गाइड से लगे कोई भी इतनी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं, सब पे एक कॉमन गाइड्स होती है सभी लगभग, तो वो आपके ऊपर है, आपको किसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है, क्या अच्छा लग रहा है, जैसे तो जो उस अकॉर्डिंग आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जो आपने मतलब महत्वपूर्ण जो बातें कही उसमें कंप्लीटली क्लियर हुई। और यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं जो रीट में बीएसटीसी की कोर्स की भूमिका तो स्पष्ट है ही, मतलब यहाँ पर आपकी जो शिक्षण विधि है उसकी स्ट्रेटेजी है। तो मतलब कोई अगर नया जो स्टूडेंट्स जो अभी बीएसटीसी पीरियड की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपको एज ए बीएसटीसी पीरियड की जो बुक्स हैं उनको काफ़ी सीरियसली लेके स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये बुक्स आपको काफ़ी मतलब ये जो आपको बेसिक्स क्लियर होंगे वो आपके आगे के एग्जाम्स में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। अगर जो न्यू स्टूडेंट्स अगर जो अभी बीएसटीसी पीरियड कर रहे हैं, अगर अपने से भी जॉब ने कर दी तो आपसे कुछ मिस्टेक्स रही तो आप वापस उनको जाकर देख सकते हैं, उनको अपने जो टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे काफ़ी चीज़ें। क्योंकि मनोविज्ञान में एक एक शब्द के आपको मतलब व्यवहारिकता में हमें कई शब्दों के अलग अलग अर्थ लगते हैं, लेकिन उसको अगर आप वहाँ जो बुक्स है वहाँ पर समझेंगे तो उसमें कई चीज़ें अलग अलग निकल के सामने आती है। और मनोविज्ञान में आप एक बात देखेंगे, अपन जैसे देखते हैं क्वेश्चंस में कई बार हमें उसको समझ में नहीं आता ये कहना क्या चाह रहा है, तो क्योंकि वो शब्दावली हमारी कहीं ना कहीं मतलब वो बुक्स लेवल की बेसिक्स हमारे वो शब्दों के जो अर्थ हैं वो हम नहीं समझ पाते, उसलिए फिर हमारे प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो चलो ये काफ़ी एक अच्छी बात है कि एक अगर जहाँ पर जैसे क्वेश्चंस आए थे जो स्टूडेंट्स के, उसके मैंने काफ़ी लिस्टिंग भी तैयार की ताकि मैं कुछ मिस नहीं कर पाऊँ, ताकि मैं थोड़ा बहुत नोट डाउन भी किए। तो यहाँ पर जैसे एक स्टूडेंट्स न्यू तैयारी कर रहा है तो पुराने पेपर्स को मतलब वो किस प्रकार से बेस्ट यूज़ करें, उसकी क्या भूमिका हो सकती है, या फिर स्टूडेंट्स काफ़ी क्या करते हैं सीधी लाए मार्केट से गाइड उठा के लाए पढ़ना शुरू कर दिया, क्या ये तरीका सही हो सकता है, या फिर इसमें पुराने पेपर्स को कैसे मतलब बेहतरीन उपयोग किया जाए उसके बारे में आप थोड़ा चर्चा बताएं। पुराने पेपर का तो यही है कि मतलब इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है पुराने पेपर्स की, कि मतलब उससे एक आइडिया लगता है कि मतलब कितना डीप क्वेश्चन इस लेवल पर पूछ रहा है और
किस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। जैसे साइको की बात करें तो नागर सर ने मुझे फर्स्ट दिन ही यही बोला था कि सिलेबस को अगर अपन जिक्र में रखेंगे हमेशा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अपने ज़्यादा से ज़्यादा सही होने के चांस रहेंगे। क्योंकि अपने को ना ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आए। तो उस हिसाब से ना जितने भी पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस में दे रखे हैं उस हिसाब से मतलब करना हो। जो एग्जाम पुराना एग्जाम पेपर अपन देखेंगे तो उसमें ना सब में ना कहीं 2 या 3 साल तक पेपर में देखेंगे तो एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे 2011 वाले और 2022 वाले में डिफरेंस होगा, लेकिन 12 वाले हाँ। तो इसलिए ना जो अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए, जैसे अभी बीच में भी हरियाणा टेट वाले एग्जाम हुए थे, 3 पेपर हुए थे। उसके पहले यूपी टेट वाले अभी 2020 या 19 में यूपी टेट वाले पेपर और पूरा। तो उसमें क्या सिलेबस थोड़ा 19-20 से थोड़ा चेंज है सब में। जैसे ईवीएस थोड़ा ज़्यादा चेंज है, बाकी लगभग सिलेबस सेम है उसमें लेवल 1 के लिए साइको वगैरह में। तो पुराने पेपर देखने पर आइडिया लग जाता है मतलब एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे काफ़ी मदद रहती है। तो यहाँ पर जो इनकी जो मतलब जो बातें थी उसमें ये है कि आपको न सिर्फ अपने जो रेट के जो पुराने पेपर से वो तो देखने ही है अपने स्टेट के, बाकी अदर स्टेट में जो है, चाहे आप वो सीटेट ले लीजिए या फिर एसटेट एलपीटेट, जो भी आजकल डिजिटल दुनिया, कहीं कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पेपर्स अवेलेबल नहीं है। आप किसी भी टेलीग्राम चैनल में जुड़ेंगे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है, नेट पर आप सर्च करेंगे सारे पेपर्स अवेलेबल है। आज के लिए बहुत मतलब सुलभता हो चुकी है। तो आपको जो दूसरे स्टेट्स के, क्योंकि आप मनोविज्ञान वगैरह में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं मिला है, वहाँ पर कैसे उस एग्जामिनर का जो क्वेश्चन बनाने का तरीका कैसा रहता है, उस स्ट्रेटेजी को पकड़ पाएंगे। आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर आप क्लियर होंगे, फिर आप जो गलतियां करेंगे उनमें सुधार होता जाएगा, और फाइनली आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप निश्चिंत ही आपकी तरह काफ़ी अचीवमेंट दर्ज कर पाएंगे। तो दूसरे स्टेट के जो टीईटी पेपर्स हैं उनकी वैल्यूएशन की भी सर ने यहाँ पर अजय जी ने हमसे बात की, और वो निश्चिंत ही आपको भी उसको समझना है कि जो अदर स्टेट के जो भी हैं हमारे जो पेपर्स हैं उनको भी आप जरूर सॉल्व आउट कीजिए। जो भी जैसे समय मिलता है उस अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना के अपने आगे पढ़ना है। एक स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस रहती है कि मतलब हम किस तरीके से पढ़ें कि याद हो जाए। अब जैसे मतलब वैसे तो मनोवैज्ञानिक रूप से देखते हैं अपन तो वो जो बातें हैं वो तो क्लियर है, लेकिन एक टॉपर है तो स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि इन्होंने कैसा पढ़ा, मतलब इतना सारा कि याद रहा। तो एक याद करने की आपकी कोई मतलब ऐसे कोई युक्ति हो जो आपने अपना ही हो अपनी तैयारी में, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी लाभान्वित हो सके। कुछ याद करने का तरीका किस तरह पढ़े कि हमें अच्छे से याद हो जाए, ये क्वेश्चन था मेरे टेलीग्राम पर था, शायद मुझे याद है। याद करने का तो ऐसा कुछ नॉर्मली स्टूडेंट हूँ मैं भी, तो एकदम से तो याद होता नहीं है। वही मैंने मतलब रफ कॉपी साथ रखता था, मैं कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसको ना शॉर्ट में एक बार नोट डाउन जरूर कर लेता था साथ के साथ। तो कॉपी पेन अगर साथ में रहकर पढ़ते हैं तो एक तो ना नींद आने की समस्या भी थोड़ी दूर हो जाती है। पेन और हाथ चलता रहता है तो क्या थोड़ी ध्यान लगा रहता है उस सब्जेक्ट में, माइंड एक्टिव होता है। तो इस हिसाब से ना मतलब ईवीएस पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो तो साथ के साथ ना लिख कर या मतलब शॉर्ट रूप में ना उसको रफली लिख कर भी है ना समझ सकते हैं उसको, तो उससे थोड़ा लंबे टाइम तक याद रहता है। तो बिल्कुल याद करने का यही है कि आपको मतलब अपने जो रफ कॉपी है साथ रखिए, आप उसको लिखिए, आप याद कीजिए उसको, अपने दैनिक जीवन से किसी प्रकार से कुछ कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं तो उसको आप कोऑर्डिनेट कीजिए। वही मतलब उससे बेहतर बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। वही तरीके जो भी, चाहे वो बड़े से बड़े एग्जाम्स की बात करें तो भी युक्ति यही है कि जो चीज़ आपके दैनिक जीवन से कहीं कहीं रिलेटेड आप कर लेते हो तो फिर वो चीज़ आपसे याद रह जाती है। तो इसका तो यही तरीका, और अपने को माइंड एक्टिव बॉडी प्रेजेंट वाली नहीं, मतलब पूरी तरह से अपने को 100% रख के पढ़ाई करेंगे तो निश्चिंत ही सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि 10 घंटे अगर किताब लेके अगर आप रीड कर रहे हैं तो वो भी कोई नहीं, लेकिन अगर आप पढ़े तो 4 घंटे पढ़े, लेकिन वो अच्छे से पढ़े, 100% देकर पढ़े। तो ये कुछ जो बातें, एक यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं कि नोट्स बनाने का क्या तरीका हो सकता है, कि नोट्स आपने जैसे बनाए तो होंगे नोट्स आपने, क्योंकि एग्जाम्स टाइम में रिवीजन, तो उस नोट्स की क्या स्ट्रेटेजी, मतलब आपने किस किस प्रकार से तैयार किए। तो नोट्स के लिए तो ना मतलब मेरे को काफ़ी लॉकडाउन में काफ़ी टाइम मिल गया था, रीटेक 2 बार पोस्टपोन भी हुए। बिल्कुल। तो उस हिसाब से ना मतलब लॉकडाउन में फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो मैंने इंग्लिश और टीचिंग मेथड के जो मेरे को लगे थे, मेन तो इंग्लिश सब्जेक्ट में मैंने नोट्स बना लिए थे। तो नोट्स बनाने का यही है कि 1 या 2 बार आप पूरा सिलेबस पूरा पढ़ लो, जो भी आपके पास कंटेंट हो एक बार पढ़ लो, तब नोट्स बनाने जाएंगे तो क्या, और पुराने 2-4 पेपर एग्जाम के देख लो तो उस अकॉर्डिंग अपन नोट्स बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम नोट्स बनाने बैठते हैं तो वो क्या सब चीज़ अपने को नहीं लगती और अपन सब लिखते हैं तो वो क्या ग्रंथ बन जाता है। तो 1 कॉपी 2 कॉपी पता ही नहीं चलता, और रिवीजन में फिर वो तकलीफ, वो नोट्स नहीं रहता, फिर वो तो गाइड हो जाती है। इसलिए ना पहले पुराने एग्जाम के पेपर और थोड़े सोल्व करो, और मतलब एक बार पूरा कंटेंट पढ़ लो, उसके बाद नोट्स बनाएंगे तो क्या वो थोड़े शॉर्ट में समराइज भी हो जाते हैं, और एग्जाम के अकॉर्डिंग कि मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ देखा हुआ है तो उस टाइप अपने उसको नोट्स बना सकता है।
बिल्कुल, मतलब ये इन्होंने वापस यहाँ पर भी वही भूमिका, आपके पुराने पेपर्स की भूमिका, किस प्रकार के क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है, जैसे अगर आपने कोई उस टॉपिक को पढ़ा तो आपको वो टॉपिक जो चीज़ें आपको अच्छे से याद है कॉन्फिडेंस में, तो उसको आप नहीं भी नोट डाउन करेंगे तो कोई चलेगा। आपको जो चीज़ें आपको लग रहा है मैं भूल रहा हूँ तो उसको आप अपने नोट्स में ले सकते हैं। एक यहाँ पर जैसे आपकी रिवीजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपके रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी, मतलब जैसे 5 सब्जेक्ट हैं आपके अलग अलग, तो आप उसको मतलब कैसे रिवाइज करते हैं, उनकी पढ़ने की शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें तो आप उनको कैसे कैसे मतलब आपको बांटते थे, या फिर एक साथ पढ़ते थे सब्जेक्ट, या फिर अलग अलग आपका डिवाइडेशन था, क्या था उसकी स्ट्रेटेजी? सबसे पहले मैंने मतलब जैसे कोचिंग होकर मैं घर गया था तब से मैंने साइको और इंग्लिश को दोनों दो सब्जेक्ट लेकर चला। 10-15 दिन, महीने भर तक मैंने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया महीने भर बाद। उसके बाद मैंने उसमें हिंदी और ऐड कर दिया। फिर ना ऐसे करते करते मैंने मतलब जैसे उस टाइम एग्जाम का न्यूज़ आने लगी कि मतलब एग्जाम कभी भी मतलब विज्ञप्ति मतलब घोषित हो सकती है, तब से मैं फिर वो 5 सब्जेक्ट लेकर चलने लगा। तो जैसे अपन एक बात करते हैं टॉपर्स के लिहाज से देखते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की ये कमेंट है कि आपने एक तो कितने घंटे पढ़ाई की, ये बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद आपकी दिनचर्या क्या थी, आप मतलब आपकी दिनचर्या टाइम टेबल कितना कितना था, आप क्या क्या घंटे कितने कितने घंटे आप मतलब स्ट्रेटेजी रही आपकी पढ़ाई की, वो थोड़ा आप शेयर कीजिए। घंटों का तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे तक ही मैं पढ़ाई करता था। और जैसे है ना दिनचर्या की तो यूँ है कि मतलब आपको जैसे आपको सूटेबल हो। मैं सुबह जल्दी उठता था, 5 बजे 4:30 बजे उठ जाता था। उसके बाद 11 बजे तक जितना टाइम मिलता था मेरे को करने के बाद, उसके बाद वापस शाम को मैं बैठता था 4 बजे। तो उसके बाद मैंने शाम को बैठता था तो मैं एक पुराना पेपर में 2 या 3 दिन में एक पुराना पेपर करता था कोई सा भी। और जो सुबह सब्जेक्ट रह गई है उसको शाम को कर सकता था। और शाम को थोड़ा मैथ्स का रखता था, क्या उसमें क्या चल जाता था। सुबह ही थोड़ा याद करने का। तो मतलब ये स्ट्रेटेजी आपकी। और जो भी आप मतलब पढ़ते हैं, जैसे किसी के, अब जैसे अजय जी की जो मतलब आप तो काफ़ी मतलब जो सुबह उठते थे तो आप मुर्गा प्रवृत्ति जैसे मतलब दिव्यकीर्ति सर का भी फेमस डायलॉग है। और कोई मतलब निशाचर प्रवृत्ति का आदमी है वो लेट नाइट तक भी अगर पढ़ता है तो सुबह नहीं उठ पाएगा ऑप्शनली। मतलब अगर आप 12-1 बजे तक पढ़ रहे तो मतलब आपका बॉडी रिएक्शन जैसा मतलब आपको जैसा बेहतरीन लगता है वैसा आप पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ना जरूरी है या फिर लेट नाइट पढ़ने की, जैसा आपका जैसे बॉडी में जो सुटेबिलिटी है, आपको जैसा बेहतरीन लगता है आप उस हिसाब से पढ़ना है। बस पढ़ाई आपको करनी है, आपके माइंड को 100% देना ही होगा। यहाँ पर जैसे एक बात आती है, जैसे आपके एग्जाम डेट बार बार पोस्टपोन होना और कई प्रकार की जैसे बातें रही, तो तैयारी में कभी नकारात्मक सा फील हुआ कभी कि ये क्या हो रहा है, मैं किसी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर लूँ, या फिर उसको मतलब जैसे नॉर्मल स्टूडेंट भी तैयारी करता है तो कई बार बहुत सारी जो चीज़ें होती है हमारे जो सिस्टम है उसमें थोड़ी सी, तो नकारात्मकता से कैसे बचेगा स्टूडेंट्स, और आपने कैसे अपने आप को बचाए रखा और अच्छे से मेंटेन किया? हाँ, वो कि ना 2018 के बाद मतलब नहीं हुआ। उसके बाद मेरा तो मेन फोकस तो ये था कि एक बार जॉब लगना है, लेवल 1 को क्लियर करना है। तो उस हिसाब से ना एग्जाम पोस्टपोन हुए बीच में, जैसे पटवारी का पहले होने का था एग्जाम। तो उस हिसाब से पहले मेरे को भी लगा यार मुझे इसको छोड़ के एक बार वो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन फिर मेरे को लगा कि मतलब जिस टाइम जो रेगुलर टाइम जिसको दिया है सब्जेक्ट को, जो पढ़ रहे हैं रेगुलर, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और एग्जाम पोस्टपोन होना ये तो क्या चलता रहता है। और अगर अपने को वापस थोड़ा टाइम मिल रहा है तो अगर अपन पहले तैयारी अच्छी कर रहे हैं और एग्जाम आगे बढ़ जाता है और टाइम मिलता है, अगर उसमें अपन तैयारी कहीं अपन कम कर देंगे तो क्या चांस थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए ना एग्जाम अगर डेट आगे हुई 1-2 बार तो भी मतलब वही कि रेगुलरिटी थोड़ी थोड़ी रहे, लेकिन एक बार रेगुलरिटी जरूर है। बिल्कुल, तो अपने आप को मेंटेन करना है, एग्जाम डेट आगे पीछे होना जो भी है, लेकिन आपको एक एग्जाम से फोकस्ड रहना है। ये भी बात है, जैसे अगर आप पटवारी की तैयारी में वापस अगर आपका माइंड डाइवर्ट ले जाते हैं आप, क्योंकि सिलेबस में भी काफ़ी डिफरेंस है, तो फिर अगर सेम सिलेबस की चीज़ नहीं है तो वो तो काफ़ी असर रहता है। तो फिर मतलब वो बात है, आपको जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो अपने आप पर विश्वास रख के और उसमें आपको बेस्ट देते जाना, क्योंकि एग्जाम्स तो अगर फॉर्म भरवाए हैं गवर्नमेंट ने तो एग्जाम्स तो चाहे 2 महीने बाद हो चाहे 6 महीने बाद हो, एग्जाम्स तो हो गए। और आप जितना पढ़ेंगे उतना एग्जाम्स के लिहाज से तो कम है, तो आपको उसमें अपने आप को मेंटेन करके चलना है। एक अगले क्वेश्चंस की जैसे हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, जैसे आपके कोई मतलब ज्वाइन किया था आपने, जैसे मतलब जो दूसरे राज्यों के पेपर्स था आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया पहले, तो टेस्ट सीरीज भी मतलब स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प रहती है उसमें, आपके क्या मतलब आपको क्या क्या मदद मिली टेस्ट सीरीज से, ऐसा थोड़ा सा? सीरीज के लिए ना मतलब हमने मतलब लॉकडाउन जैसे खत्म हुआ था उसके बाद मेरा एक दोस्त है उसने ना दिग्विजय, उसने मतलब एक जो पुराने जितने भी एग्जाम के पेपर हुए टेट वो एग्जाम की बुक उसने मंगवा ली थी और मेरे पास एक बुक थी। तो हमारा ये था 7 दिन में 1 या 2 पेपर करेंगे, तो वो पीडीएफ बनाकर मुझको भेज देता था और वो भी सोल्व करता था, मैं भी सोल्व करता था उस टाइम के हिसाब से। अगर कोई क्वेश्चन में गलत हुआ या कुछ लगता है तो उसको थोड़ा डिस्कशन भी हो जाता था। डिस्कस करने से क्या थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने में थोड़ा फायदा रहता है कि मतलब कौन सा क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ है। तो यही है कि पुराने एग्जाम मतलब ऑफलाइन देने में थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, या ऑनलाइन की बनस्पत की मतलब आपके पास बुक हो अगर उससे
OMR शीट हो या बुक बिल्कुल, हो, तो बिल्कुल। उससे करने से एक प्रैक्टिस हो जाती है और क्या थोड़ा आइडिया लगता रहता है कि मतलब अपन कितना टाइम दे पा रहे हैं। ऑनलाइन में ही होता है थोड़ी देर तो अच्छे से करते हैं, फिर ऐसा होता है कि बटन दबाओ आगे बढ़ते जाओ, तो उसमें क्या अपन एक्यूरेसी से नहीं कर सकते, और लेकिन जो रिजल्ट आता है फिर अपने को लगता है यार ये गलत हो गया। जबकि कॉपी पेन लेकर अपन बैठते हैं तो पेपर में भी अपन कुछ लिख सकते हैं, या थोड़ा ऊपर नीचे करके भी आंसर कैसे ना कैसे किस तरीके से देना है, क्यों फाइनली ऑफलाइन एग्जाम होगा तो वो ऑफलाइन वाला ही ज़्यादा बेस्ट। बिल्कुल, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी OMR शीट आजकल हर स्टेशनरी शॉप पर मिल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग लेकर आप जितना अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और एक अपने दिमाग में अपन ने टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने से ज़्यादा, जैसे आपने 150 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपके 120 आए उसकी खुशी नहीं, आपको 30 जो आपके गलत हुए उस पर आपको मंथन करना है कि मैं इस क्वेश्चन में, मैंने जब आपको मैं देख सॉल्व कर रहा था उस समय मैं क्या सोच रहा था और इसका एक्यूरेट आंसर क्या निकला, उसकी व्याख्या क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है। बाकी ऐसे आप पहले टेस्ट भी देते जाएंगे तो आपके भले 140 130 भी आ रहे तो भी आप एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पिछड़ सकते हैं। फिर आपको मतलब आपकी जो गलतियां हैं, जो आपकी कमजोरियां हैं, उसको पकड़ना है। एक मतलब टेस्ट सीरीज उसका माध्यम है कि ताकि आपकी मतलब मैं यहाँ पर गलतियां कर रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा और क्लियर करूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप भी अपने आप को हैंडल करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज की हमने जैसे बात की और सारी बातें की। जैसे अब क्या होता है, जैसे आपकी तैयारी की जो सारी आपने बातें बताई थी, परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आती है, एक जैसे जो 15 दिन है, महीना है, 15 दिन है, फिर 15 दिन से लेकर जो एग्जाम डेट तक मतलब अपने आप में आपने क्या क्या मतलब रही, क्या क्या बातें आपने की थी जो कि ताकि एक स्टूडेंट्स भी थोड़ा जान सकें उसके बारे में। हाँ, तो है ना, वो थोड़ा जैसे एक महीना बचता है तो फिर क्या लगने लग जाता है 25 दिन बचे, 30 दिन बचे, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा प्रेशर तो आ ही जाता है कि मतलब फाइनली कंपटीशन एग्जाम है तो उस हिसाब से ही होता ही होगा। होता है। तो वही है कि मतलब पुराना एग्जाम मैंने दिया था, उसके बाद मेरा 2 नंबर 3 नंबर से नहीं हुआ था, तो मेरे को था कि मतलब, और दो साल से वो सब्जेक्ट पढ़ ही रहा हूँ, तो इतना मुझे डर जैसा तो नहीं लगा था। लेकिन हाँ जरूर है, मतलब एग्जाम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो थोड़ा लगता है। तो उसमें यूँ हुआ था कि जैसे ना एग्जाम सेंटर मेरा दूर आ गया था, तो मुझे लगा था कि 2 दिन तो ये उसमें से अपने चले गए तैयारी के एग्जाम में। सबके ही दूर थे, बॉयज के दूर ही थे बॉयज के लगभग। सबके दूर था, तो मुझे लग गया था। तो वही मैंने पहले, और मेरे 15 दिन में मतलब एक रिवीजन का हमेशा रहता था कि 15 से 20 दिन में एक बार रिवीजन हो जाए। तो एक जैसे एक महीना रहा था, फिर मैंने उसको 7 दिन में कर दिया था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, वो टॉपिक को ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करने का करता था। और 2 या 3 बार 4 बार मेरे रिवीजन का था कि मतलब महीने में एक महीने में 4 बार रिवीजन होता है, लेकिन वो 3 बार ही रिवीजन हो सका था उसमें। और लेकिन यही था कि मतलब पहले पढ़ रखा था तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल, बस आप जो पहले जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी और रिवीजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जो मतलब एग्जाम टाइम में जैसा हम बात कर रहे हैं, जितना मतलब उसको निकाल पाते हैं बेहतरीन से, उतना आपके लिए वो और काफ़ी माइंड में मतलब रिकॉल हो जाता है और काफ़ी चीज़ें एग्जाम में आपको सपोर्ट दे पाती है। वरना फिर क्या पढ़ा हुआ रहे लेकिन फिर एग्जाम में मिस्टेक्स होने की भी काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। तो इसमें मतलब ये शॉर्ट नोट्स हैं, आपके रिवीजन हैं, वो सारी बातें मतलब लास्ट टाइम में आपने अपनाई थी। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे आप अजमेर जैसे सेंटर था सभी का था, फिर आपके जो एग्जाम वाले दिन की आपकी क्या क्या बातें रही जो मतलब आप शेयर करें जो स्टूडेंट्स को, जो आपने अपनाई थी, मतलब कि कैसे अपने आप को मेंटेन किया, तो ऊपर कैसे आप मतलब एक परीक्षा वाले दिन आप कैसे मतलब रहे थे, और परीक्षा एग्जाम हॉल में जैसे आप जाते हैं उसके बाद फिर आपने क्या क्या बातें थोड़ी की थी फॉलो अप, उसके बारे में चर्चा। मैं मतलब एग्जाम हॉल में तो है ना, पहले मेरा था कि मैं दोनों लेवल दूंगा, उस हिसाब से मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन 1.5 महीने पहले ही मैंने लेवल 2 की तैयारी बंद कर दी थी कि मेरे को लेवल 1 ही देना है। लेवल 1 और सर से बात हुई थी मेरी, सब भी उन्होंने ये बोला था कि आप जिसकी तैयारी, जिसमें कॉन्फिडेंस हो वो पेपर देने में फायदा है, क्योंकि लेवल 1 वाला एग्जाम बाद में होता है। तो उस हिसाब से हम एक दिन पहले चले गए, 2 दिन पहले चले गए थे अजमेर। वही हमने रूम ले लिया था और हम 3-4 दोस्त थे और हम तैयारी कर रहे थे। और लेवल 2 वाला एग्जाम नहीं दिया था, हम सीधे लेवल 1 वाला एग्जाम देने गए थे। वही है कि मतलब एग्जाम देने जाओ तो रास्ते में ना ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी चीज़ को डिस्कस कर रहा हो तो उसके साथ खड़े रहने में तो नुकसान है। अपना थोड़ा सेल्फ रखो कि मतलब अपने को जो पढ़ा है उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो कि विश्वास। आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो चल देखा जाएगा। क्या आप किसी के साथ रहते, किसी ने बोला कि मैंने ये बुक पढ़ी है, ये अच्छी है, भले ही अब वो कैसी भी है, लेकिन है ना अपने माइंड में एक छोटा सा पॉइंट रह जाता है कि यार मैंने तो ये चीज़ नहीं पढ़ी। और अगर एग्जाम में ना फिर ना अगर कुछ भी माइंड में लेके चलते हैं तो वो क्या एग्जाम में जैसे पेपर करते हैं एकदम 2-4 क्वेश्चन टफ आ गए तो दिमाग में वो चीजें चलने लग जाती है कि यार क्या हो गया, पेपर कैसा है, वो बुक्स थी, वो जो बात हो रही थी वो सही थी, तो फिर वो क्या फिर ना एग्जाम टाइम में ना मॉर्निंग में ना जितना रिलैक्स रहने में फायदा है कि ना ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करना, आराम से जो
पढ़ा रखा है उसी को एक बार थोड़ा रिवीजन कर लो। 7 बजे उठा था मैं, 2-3 घंटे रिवीजन किया, खाना वाना खा के फिर हम एग्जाम देने चले गए। मतलब आपका लेवल 2 का पेपर था लेकिन आपने नहीं दिया, तो ये मतलब था कि क्या माइंड कहीं अपसेट, मतलब कहीं असर तो पड़ेगा एक पेपर देते हैं तो। मान लो पेपर टफ आता है या कुछ भी होता है तो फिर कहीं ना कहीं ना तैयारी को पीछे वाला पेपर बिगड़ सकता है। तो बिल्कुल उस हिसाब से आप भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। आपने मतलब लेवल 1 को ही चुना फोकसली, और आपने उसको पेपर को भी एब्सेंट हुए आप उसमें, अच्छी बात रही। ये भी काफ़ी मतलब काफ़ी बढ़िया बात है। एक जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, आपके काफ़ी कोई एग्जाम में लगा आपको कि कहीं टाइम में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर टाइम मैनेजमेंट आपने किस किस प्रकार से क्या रहा आपका एग्जाम? 2018 वाले में मेरा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मेरा इशू रह गया था। बिल्कुल, मैथ्स में 5 क्वेश्चन गोले भरने ही तक रह गए थे। अच्छा। और फिर ना हड़बड़ाहट में ना 1-2 क्वेश्चन को OMR में गलत पड़ दिया, पेपर में कोई सही है। तो उस हिसाब से ना मैंने मैथ्स पे ना मेन फोकस मैंने थोड़ा टाइम का ही रखा कि मतलब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अपने आंसर आ जाए। पहले मैं क्या मतलब सीधा क्वेश्चन सोल्व करने में लगता था, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, थोड़ा ऑप्शन से भी जाने का किया कि मतलब आंसर जल्दी से जल्दी निकल सके। और टाइम मैनेजमेंट का ये है कि मतलब जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आती है उससे शुरू करो कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल। मैंने दोनों लैंग्वेज की, फिर मैंने EVS पोर्शन मेरा अच्छे से कंप्लीट, मैंने EVS की, फिर साइको की, और फिर लास्ट में मैंने मैथ्स को रखा। तो 5 से 10 मिनट पहले आराम से पेपर भी हो गया था। 2-3 क्वेश्चन डाउटफुल थे, उनको मैंने रोक रखा था कि यार इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे क्या आएगा। लेकिन बाकी ना यही है कि टाइम मैनेजमेंट तो ये है कि अगर मैथ्स में अगर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो आपको लैंग्वेज में थोड़ी अच्छी पकड़ करनी है कि उसमें आप थोड़ा टाइम बचा लो। EVS वाला पोर्शन ऐसा है, आएगा क्वेश्चन तो आपको 2 बार पढ़ते आ जाएगा, उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो उसमें जो टाइम बचेगा वो आप साइको और मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी बेहतरीन रहा, और उससे वही है मतलब OMR शीट में गोले भरना, कई प्रकार की मिस्टेक्स होती है, तो आपको अच्छे से सुटेबिलिटी है। और क्रम की बात करें, जैसे सर ने अजय जी ने बता ही दिया कि आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उससे आप शुरुआत करें, ताकि आपका माइंड काफ़ी मतलब थोड़ा रिलैक्स हो, प्रेशराइज फील ना करे, काफ़ी मतलब वो चीज़ें रिलैक्स रहेगी और आप आगे बढ़ते जाए। एक एग्जाम्स में काफ़ी स्टूडेंट्स के एक क्वेश्चन ये भी था, टेलीग्राम पर था या यूट्यूब पर था, कि जो क्वेश्चन जैसे हमको हार्ड लग गया, मैं जैसे पढ़ा उसकी लैंग्वेज है, और उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी, जैसे अबकी बार मैथ्स में काफ़ी जो मतलब स्टूडेंट्स के थे, तो उन क्वेश्चंस के साथ क्या डील रही मतलब आपकी, उनको मतलब कैसे मतलब उनके क्या युक्ति लगाई आपकी? हाँ, कंपटीशन एग्जाम में तो मतलब जरूरी थोड़ी कि आप एक बुक पढ़ी उसमें से पूरा पेपर आएगा। हाँ जी। आपने नहीं पढ़ा होगा वो वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो उसके लिए यही है, सबसे पहले आप हर सब्जेक्ट का बेसिक अगर आपका क्लियर है, हाँ जी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो भी आप उसको ऑप्शन से भी आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो। बिल्कुल। 1 या 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो उससे रिलेट ही नहीं करेंगे सीधे। अगर आपका बेसिक और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरा कंप्लीट कर रखा है तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मैथ्स में भले कह सकते हैं कि आपने अगर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है और कोई प्रतिशत वाला आ गया, सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो वो इशू करता है। लेकिन उसमें वही है कि अगर आपके पास एक नियम जो बेसिक चीजें आपके पास कंप्लीट है तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। आप पुराने एग्जाम के पेपर करते हो तो उसमें हमेशा ना हर एग्जाम जैसे यूपी टेट का हो गया तो उसमें साइको में 1 यूनिट थोड़ी एक्स्ट्रा है जो अपने नहीं है, और मैथ्स में भी 1-2 चैप्टर जैसे अनुपात समानुपात प्रतिशत वाला टॉपिक है। अगर वो क्वेश्चन आप ऐसे प्रैक्टिस के तौर पर मिलाते हो तो आप 1-2 चीजें आप वैसे ही एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो वो फिर एग्जाम में अगर मान लो प्रतिशत वाला या कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ गया तो आप उसको वहां से आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो बिल्कुल मतलब आपकी यही है चीज़ें कि आपको मतलब काफ़ी ब्रॉड रहकर और पॉजिटिव एग्जाम में पॉजिटिव रहना है, और जो भी है आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है नहीं यार ये नहीं समझ में आ रहा, फिर आप उसका ऑप्शन को पढ़िए। और कई बार हमें क्या होता है उसका हिंदी वर्ड समझ में नहीं आता, आप चाहें तो इंग्लिश को थोड़ा इंग्लिश की तरफ एक बार नजर मार सकते हैं आप, उससे भी क्या होगा कुछ आपको मतलब दिमाग में कुछ आप कहीं कई प्रकार की चीज़ें होती हैं तो वो सारी कहीं पे रिकॉल होकर आप क्वेश्चन को एक्यूरेट आप बैठा सकते हैं। तो आपके लिए सभी के लिए जो काफ़ी मतलब नीट की तैयारी के लिए हेल्पफुल रहेगी, ऐसी सारी बातें हमसे अजय जी ने शेयर की, तो निश्चिंत ही आपके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो से आप भी काफ़ी मोटिव फील करेंगे और आप भी कुछ एग्जाम में कुछ और बेहतरीन पॉजिटिविटी के साथ अपने कर पाएंगे, खुद का सपना साकार करेंगे, अपने माँ बाप के सपना को साकार करेंगे। बस आपको अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार रहना है, उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई टिप्स नहीं है उसका, यही बात है, तो कर सकते हैं आप। तो अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के साथ जुड़े। और साथियों इसी प्रकार जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियोस को जरूर शेयर करके पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर आप जुड़ जाइएगा। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट और जो मदद की जो बातें होती है, जो मतलब आपके लिए जो जानना आवश्यक है, वो सारी चीजें मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलेंगे साथियों और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय